वेलकम टू द डे 6 ऑफ पाइथन 10 डेज कोर्स। आज के मॉड्यूल में हम नेस्टेड लूप्स, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक्स जो हम पिछले लूप्स के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। पहले हम आते हैं नेस्टेड लूप्स की तरफ। नेस्ट किसे कहते हैं? नेस्ट से आपके दिमाग में क्या आता है? नेस्ट से आपके दिमाग में कोई ऐसे जाल सा आता होगा, घोंसला सा आता होगा। तो नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह है। जब एक लूप किसी दूसरे लूप के अंदर आ जाए तो उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है कि मतलब हमारे पास एक लूप हो, फॉर क्लॉज फॉर एग्जांपल, हमने एक लूप लिख ली, उसी फॉर के अंदर हमने एक दूसरा फॉर लिख दिया, एक दूसरा फॉर स्टेटमेंट लिख दिया, तो वो एक नेस्टेड लूप बन जाएगी। हाउ दे वर्क? सबसे पहले आउटर लूप रन होता है, जो पहला वाला लूप है सबसे पहले वो रन होता है। सेकंड लाइन लिखी हुई है कि आउटर लूप के हर आइट्रेशन के लिए इनर लूप कंप्लीटली रन होता है। इसका क्या मतलब है? इधर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक आउटर लूप लिखा हुआ है, फॉर एक्स इन सीक्वेंस 1। ये आउटर लूप फॉर क्लॉज है और अंदर हमारे पास एक दूसरी फॉर स्टेटमेंट लिखी हुई है, फॉर वाई इन सीक्वेंस 2। मैं आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ कि हर आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप कंप्लीटली रन होगा। इस बात का क्या मतलब है? आप इमेजिन करें कि इस सीक्वेंस 1 का जो साइज है वो 3 है, मतलब इस सीक्वेंस 1 में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स के लिए ये वाली फॉर कितनी बार रन होगी? 3 बार रन होगी। इसी तरह अंदर वाली जो फॉर लूप है उसके सीक्वेंस में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये फॉर लूप 4 बार रन होगी। तो अब आप देखें कि जब ये आउटर लूप पहली दफा रन होगी, ठीक है, ये फर्स्ट रन इसका लिखा हुआ है, तो उसके लिए इनर लूप 4 टाइम्स रन होगी। ठीक है, ये बात याद रखने की है। इसी तरह जब ये 4 टाइम्स रन होके कंप्लीट हो जाएगी तो प्रोग्राम का कंट्रोल वापस से इधर जाएगा, इस फॉर में आएगा, आउटर फॉर में, और फिर ये दूसरी दफा आइट्रेट होगी, दूसरी दफा रन होगी। जब ये दूसरी दफा रन होगी तो इसके लिए दोबारा से इनर लूप 4 टाइम्स रन होगी। जब ये इनर लूप 4 टाइम्स रन हो जाए, 4 टाइम्स क्यों रन होगी? इसके सीक्वेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। जब ये 4 टाइम्स रन हो जाएगी तो दोबारा से कंट्रोल हमारे प्रोग्राम का इधर आउटर फॉर में आ जाएगा। आउटर फॉर में अब थर्ड आइट्रेशन होगी। थर्ड आइट्रेशन के लिए दोबारा से इनर लूप जो है वो 4 टाइम्स रन होगी और फिर से प्रोग्राम का कंट्रोल इधर आ जाएगा। इसको मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगी, तब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। वंस द इनर लूप फिनिशेस द आउटर लूप मूव्स टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। जैसे यहाँ पे जब इनर लूप एक दफा 4 टाइम्स कंप्लीट हो गई तो कंट्रोल हमारा वापस से आउटर लूप में चला गया। सिंटैक्स आप देख ले, सिंटैक्स आप उधर से भी ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास जिस तरह सिंपल फॉर लूप का सिंटैक्स होता है कि फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, यहाँ पे वेरिएबल मैंने x दिया हुआ है और सीक्वेंस मैंने सीक्वेंस 1 दिया हुआ है। यहाँ पे इंडेंटेशन देकर आपने इनर लूप लिखनी है, फिर फॉर y इन सीक्वेंस 2। y एक दूसरा वेरिएबल मैंने लिया हुआ है और सीक्वेंस 2 एक दूसरी सीक्वेंस है मेरे पास। तो ये इसका सिंपल सिंटैक्स है और यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड होगा, मतलब जो कुछ आप रन करना चाहते हैं, जो स्टेटमेंट्स आप प्रिंट कराना चाहते हैं या जो कुछ भी आप इस नेस्टेड लूप के जरिए करना चाहते हैं वो आपका यहाँ पे लिखा होगा। ये आप देख ले, फॉर आउटर वेरिएबल इन रेंज, यहाँ पे रेंज फंक्शन इन्होंने लिया हुआ है। स्टार्ट मतलब लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। फॉर इनर वेरिएबल इन रेंज स्टार्ट एंड एंड कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। जिस तरह नेस्टेड फॉर लूप है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास नेस्टेड वाइल लूप भी होता है। उसमें क्या होता है कि जब तक आउटर वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर इनर वाइल लूप जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक इनर वाइल की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही इनर वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम का कंट्रोल वापस से आउटर वाइल में चला जाएगा। आउटर वाइल में दोबारा कंडीशन चेक होगी जो कि हमने ऊपर कंडीशन आउटर वाइल को दी होगी। अगर वो ट्रू हो गई तो दोबारा से प्रोग्राम का कंट्रोल अंदर आएगा। अंदर वाला वाइल तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक इनर वाइल की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। बिल्कुल सेम टू सेम ये फॉर लूप की तरह है, बस इसमें वाइल और कंडीशन है, बाकी इसका जो मेथड है कि कैसे रन होगा तो वो बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक दी गई है, प्रिंटिंग अ पैटर्न यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड लूप्स को हम यूज क्यों करते हैं, ये इसका एक यूज केस भी है। आपको एक
पैटर्न दिया गया है। ये आप देख सकते हैं स्टार्स का एक पैटर्न है जिसने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। इसमें आप काउंट करें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ये एक रो हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 5 हैं। ये कोड इसका लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे रन हो रहा है ये कोड। सबसे पहले आप देखिए हम ले रहे हैं एक वेरिएबल आई, ठीक है, उसको हम आउटर फॉर के लिए ले रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 1,4। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब अपर लिमिट जो भी आ जाए उससे हमारे पास एक कम एग्जीक्यूट होगी। तो ये टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगी आउटर फॉर लूप, 3 टाइम्स, ठीक है। फर्स्ट 1 2 3 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगी। अब हम इनर लूप एक ले रहे हैं, फॉर जे इन रेंज 1,6। ये जे हम एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पे हम रेंज ले रहे हैं 1,6। ये 5 टाइम्स इनर लूप रन होगी क्योंकि 6 - 1 5। यहाँ पे अब आप देखें कि कमेंट में इसके साथ लिखा हुआ है आउटर लूप फॉर रोज। यहाँ पे मैंने आपको कितनी रोज काउंट करके दी, 3 रोज काउंट करके दी। तो ये लूप जो है ये मेरे पास रोज को इंडिकेट करने के लिए है, ठीक है। ये जब रन होगी तो मेरे पास रो नंबर आता जाएगा। और ये जो जे हम ले रहे हैं, ये इनर लूप जो ले रहे हैं, ये कॉलम्स के लिए है, इनर लूप फॉर कॉलम्स। मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे। यहाँ पे हम लास्ट में प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट स्टार कॉमा एंड इक्वल और एम्प्टी स्ट्रिंग्स। इसका भी मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे आया। और फिर हम एक न्यू लाइन प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ये कोड हमने इधर लिख लिया है और हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले जब आउटर लूप रन होगी फॉर आई इन रेंज, ये वाली लाइन रन होगी, तो ये 1,4 का मैंने आपको बताया था कि रेंज 1,4 आए तो इसका मतलब है कि 1 2 3, इसमें मतलब एक लिस्ट बन जाती है और उसमें वैल्यूज आ जाती हैं 1 2 3। अब आप देखें कि आई को सबसे पहले क्या वैल्यू मिलेगी, आई को सबसे पहले वैल्यू मिलेगी 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने लिए, आई को वैल्यू मिल गई है 1। इस वक्त आई में मतलब जो वैल्यू पड़ी है वो है 1। अब कंट्रोल इधर आएगा इनर लूप में, फॉर जे इन रेंज 1,6। तो जे को यहाँ पे सबसे पहले क्या वैल्यू मिल रही होगी, 1 ही मिल रही होगी। जे भी हमारे पास क्या है, 1 है। उसके बाद कोड क्या लिखा हुआ है, कोड ये लिखा हुआ है कि प्रिंट स्टेरिक, ठीक है, स्टार, लेकिन हम यहाँ पे डॉट ड्रॉ करेंगे अपनी आसानी के लिए, कॉमा एंड इक्वल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग्स। मतलब ये कि आप स्टेरिक को प्रिंट करें, ठीक है, वो तो हम प्रिंट कर देंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम आम तौर पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, मतलब उसमें एंड नहीं लगाते, तो उसका मतलब ये होता है कि जब आप ये स्टेरिक प्रिंट कर चुके हो तो फिर कंट्रोल डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाए। लेकिन जब हम एंड इक्वल और ये एम्प्टी स्ट्रिंग्स लगा लें तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल सेम लाइन में रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, कंट्रोल हमारे पास सेम लाइन में रहे। अब क्या होगा कि जब i इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, j इज इक्वल टू 1 है, तो हम सबसे पहले क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक स्टेरिक प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक स्टेरिक हो गया, ठीक है। अब दोबारा से प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर इनर फॉर में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आउटर लूप की हर एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप कंप्लीटली रन होगी, ठीक है। कंप्लीटली रन होने के मतलब कि इसमें जितनी भी आइट्रेशंस पॉसिबल हैं वो सारी आइट्रेशंस इसमें होंगी। तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे इनर फॉर में आ जाएगा। अब जे को क्या वैल्यू मिल रही होगी, पहले जे को वैल्यू मिली थी 1, अब इसको वैल्यू मिल रही होगी 2। तो हमारे पास अब जे जो है वो अभी 2 है, 1 नहीं है। अब क्या करना है, प्रिंट स्टेरिक करना है, स्टेरिक। और हमारे पास कंट्रोल किधर था, सेम लाइन पे था, इसी लाइन पे था, मतलब हमने स्टेरिक जो है वो सेम लाइन पे प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे एक दूसरा स्टेरिक प्रिंट कर देंगे। उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल वापस से इनर फॉर में जाएगा। यहाँ पे जे को अब क्या वैल्यू मिल रही होगी, यहाँ पे जे को अब 3 वैल्यू मिल रही होगी। उसमें 2 थी, मतलब 2 उसने इस रेंज में से ली थी, अभी वो 3 ले रहा होगा, ठीक है। तो अब जे की वैल्यू हो रही है 3। अब दोबारा क्या करना है, प्रिंट करना है स्टेरिक को।
स्टैटिक को हमने प्रिंट कर दिया और सेम लाइन पे प्रिंट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये एंड इक्वल इसी बात को जाहिर कर रहा है कि कंट्रोल सेम लाइन में है, नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। मतलब एक अलग से लाइन में आपने स्टैटिक प्रिंट नहीं करना अगला, बल्कि अगला भी जो स्टैटिक आप प्रिंट करेंगे वो सेम लाइन में प्रिंट करेंगे। अब कंट्रोल वापस से इनर फॉर लूप में जाएगा। अब जे को क्या वैल्यू मिल रही होगी, 4 वैल्यू मिल रही होगी। तो दोबारा से क्या प्रिंट हो रहा होगा, स्टैटिक प्रिंट हो रहा होगा और सेम लाइन पे प्रिंट हो रहा होगा। दोबारा से कंट्रोल इधर जाएगा। अब जे को वैल्यू मिल रही होगी 5 और हमने बोला था कि ये लूप है, इनर फॉर लूप है, ये 5 टाइम्स रन होगी। तो अब 5 वैल्यू हो गई है। यहाँ पे हम जाएंगे, ये प्रिंट स्टैटिक हो जाएगा, दोबारा से स्टैटिक को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे तो 1,6 लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ये रेंज जो है, ये 1,6 जो है, ये असल में इस लिस्ट की इक्वल है। हमने फॉर लूप में क्या देखा था कि आपने ये देखना है कि लास्ट एलिमेंट रीच हो चुका है या नहीं। तो अब अगर आप देखें, हमने 1 वैल्यू भी दे दी है, जे को 2 भी दे दी है, 3 भी दे दी है, 4 भी दे दी है और 5 भी दे दी है। अब 5 के बाद हमारे पास इस लिस्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब लास्ट एलिमेंट हमारा रीच हो गया है। तो फिर ये जो कंडीशन है, ये इनर फॉर लूप एग्जिट कर जाएगा, मतलब ये मजीद हमारे पास रन नहीं होगा। अब जब ये रन नहीं होगा तो फिर प्रोग्राम का कंट्रोल किधर जाएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल इस आउटर फॉर के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि ये इनर लूप जो है ये भी आउटर फॉर के अंदर ही है ना। तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इधर हमने लिखा हुआ है प्रिंट और एम्प्टी ब्रैकेट्स, एम्प्टी पैरेंथेसिस। इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर ले। यहाँ पे तो हमारा प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम का कंट्रोल वो सेम लाइन में चल रहा था। अब हमारे पास प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला गया है। कब, जब ये इनर फॉर लूप फॉल्स हो गई है, इनर फॉर लूप की आइटरेशंस मुकम्मल हो गई हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल, फॉर एग्जांपल ये हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल अभी इधर था, इस लाइन पे था, इस स्टैटिक पे था, लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, जहां पे आपको ये ब्लिंकिंग का शो हो रहा है। हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल अभी इधर है। अब क्या होगा कि यहाँ से प्रिंट से हमारे पास वापस से आउटर फॉर लूप पे जाएगा। आउटर फॉर लूप पे क्या करेगा, ये आई की वैल्यू हमने इनिशियली 1 दी थी, अब ये आई की वैल्यू को लिस्ट में से नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा। तो लिस्ट में 1 के बाद क्या है, 2 है। तो अब हम आई को वैल्यू दे रहे हैं 2। अब 2 के लिए दोबारा से इनर फॉर लूप 5 दफा रन होगी। कैसे, यहाँ प्रोग्राम का कंट्रोल इधर आ गया इनर फॉर लूप में। फॉर जे इन रेंज 1,6 प्रिंट स्टैटिक एंड इक्वल। सबसे पहले जे को वैल्यू मिल रही होगी 1, तो हमारे पास एक स्टैटिक प्रिंट होके आएगा नेक्स्ट लाइन पे। मतलब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल तो इस स्टेटमेंट ने यहाँ पे इस लाइन से कन्वर्ट करके इधर ले आया था ना, तो इसलिए जो हमारा नेक्स्ट स्टैटिक है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होके आएगा। अब प्रोग्राम क्या कह रहा है कि कंट्रोल सेम लाइन में रहे, नेक्स्ट लाइन में ना जाए। अब हमारे पास दोबारा से फॉर लूप रन होगी, इनर फॉर लूप। जे को वैल्यू मिलेगी 2, ठीक है। यहाँ से आप देखते जाए, पहले 1 दी थी हमने, फिर 2 दी थी, तो सेकंड टाइम हमारे पास एक स्टैटिक प्रिंट होके आएगा। इसी तरह दोबारा से जे को वैल्यू मिलेगी 3, तो थर्ड स्टैटिक, फिर 4 वैल्यू मिलेगी जे को, तो फोर्थ स्टैटिक, और फिर 5 वैल्यू मिलेगी तो फिफ्थ स्टैटिक प्रिंट होके आ जाएगा। मतलब ये 5 बार रन होगी ये इनर फॉर लूप। अब दोबारा से प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, फॉर लूप फॉल्स हो गई है यहाँ पे। तो फॉर ब्लॉक से, इस इनर फॉर ब्लॉक से ये बाहर आ जाएगा। तो इनर फॉर ब्लॉक से बाहर क्या है, प्रिंट नेक्स्ट लाइन है। तो अब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल फिलहाल यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली लाइन रन होगी, तो फिर हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ से दोबारा से कंट्रोल आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में क्या वैल्यू थी आई की, 2 थी। अब हम इसकी वैल्यू को 3 कर रहे होंगे, मतलब ये लिस्ट में से नेक्स्ट वैल्यू ले रहा होगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब ये दोबारा से इनर लूप में एंटर होगा और दोबारा से हमारे पास ये लाइन
प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पूरी लाइन स्टेरिक्स की 5 स्टेरिक्स हमारे पास सेम लाइन पर प्रिंट हो जाएंगे। अब आप देखें, ये पैटर्न अच्छा नहीं बना, लेकिन आप देख लें इसके साथ, इस पैटर्न के साथ ये मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें भी हमने 5 स्टेरिक्स एक लाइन में लिए हुए हैं और 3 हमारे पास रोज हैं। इधर भी आप देख ले कि हमारे पास 5 स्टेरिक्स एक लाइन में आए हुए हैं और 3 हमारे पास 5 स्टेरिक्स की रोज हैं। यहाँ पे आप देखिए, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये 5 बार रन हो जाएगी इनर लूप, तो फिर क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन, सेम लाइन से हटके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जब प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा तो वापस से हमारा आउटर फॉर लूप दोबारा से रन होगा। अब इसकी रेंज में वैल्यूज थी 1 2 3, 4 को तो हम इंक्लूड नहीं करते, तो 1 2 3 वो तीनों वैल्यूज ये यूज कर चुका है, मतलब तीनों बार ये आइट्रेट हो चुका है। अब लास्ट एलिमेंट हमारी लिस्ट में रीच हो चुका है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज हमारे पास कोई न्यू एलिमेंट नहीं है। तो ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी, मतलब फॉर हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, तो फिर ये दोनों फॉर फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि जब बाहर का फॉर रन नहीं होगा तो अंदर का तो तभी रन होगा जब बाहर वाले से कंट्रोल अंदर आएगा, लेकिन अब तो बाहर वाली ही फॉल्स हो गई है, तो फिर अंदर कंट्रोल आएगा ही नहीं और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो पैटर्न प्रिंट होके आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको आप रन करके भी अब यहाँ पे देख लें तो हमारे पास सेम पैटर्न प्रिंट होके आएगा। ये देखें आप, आपके पास सेम टू सेम जिस तरह के ऊपर ये पैटर्न था, सेम पैटर्न आपके पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है प्रिंटिंग टाइम अप टू 5 सेकेंड्स फॉर ईच मिनट यूजिंग वाइल लूप। अब हम नेस्टेड वाइल लूप के एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं मिनट और उसको हम इनिशियली सेट कर रहे हैं 1। यहाँ पे हम कह रहे हैं वाइल मिनट इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये आउटर लूप हो गई है। फिर हम सेकंड को 1 की इक्वल सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक इनर वाइल लूप लगा रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि वाइल सेकंड इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, प्रिंट प्रिंट हमने क्या करना है, मिनट कॉमा सेकंड। बस इसका आउटपुट मैं आपको बताती हूँ, ऐसी जुबानी क्या आएगा, मिनट में सबसे पहले 1 आएगा और सेकंड में पहले 1 आएगा, फिर मिनट 1 होगा, सेकंड 2 होगा, फिर मिनट 1 होगा, सेकंड 3 होगा, मिनट 1 होगा, सेकंड 4 होगा, मिनट 1 होगा और सेकंड 5 होगा, फिर उसके बाद मिनट 2 हो जाएगा, फिर सेकंड इसी तरह 1 2 3 4 5 होगा। और चूंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 2 की दी हुई है, तो इसलिए ये हमारे पास 2 पे ही रुक जाएगा। ये सब कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम मिनट को सेट कर रहे हैं 1, ठीक है, और हम कंडीशन दे रहे हैं कि मिनट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। पहली दफा जब ये कंडीशन चेक होगी कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो यस इट इज ट्रू, तो कंट्रोल इधर अंदर आएगा वाइल के अंदर। सेकंड को यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं 1 की इक्वल। ठीक है, यहाँ पे अब हम कंडीशन दे रहे हैं कि वाइल सेकंड इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो अब दोबारा कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। तो फिर अब हम अंदर की जानिब जाएंगे। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं मिनट, मतलब मिनट हम पहले लिख रहे हैं, उसके बाद हम वेरिएबल मिनट को प्रिंट करा रहे हैं। तो इस वक्त वेरिएबल मिनट में क्या वैल्यू है, इस वक्त वेरिएबल मिनट में 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इसको लिख के देती हूँ, m से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मिनट को। मिनट में हमारे पास सबसे पहले वैल्यू है 1 और सेकंड में भी हमारे पास सबसे पहले वैल्यू है 1। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं मिनट, तो मिनट में यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा और सेकंड की वैल्यू क्या है, इस वक्त 1 है। ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल इधर आएगा सेकंड प्लस इक्वल्स 1, क्योंकि ये अभी हम इनर वाइल के ब्लॉक के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ये जो मिनट लिखा हुआ है ना, ये आउटर वाइल के ब्लॉक में है, जबकि ये जो सेकंड और प्रिंट लाइन लिखी हुई है ये इनर वाइल के ब्लॉक में है। आप इसके इंडेंटेशन को देखें ये इतना डिस्टेंस है इधर से, और ये वाइल जो है इस सेकंड का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस मिनट का भी होगा। तो इंडेंटेशन से आप पता लगा सकते हैं कि
कौन सी लाइन आउटर वाइल ब्लॉक की है और आउटर वाइल कंडीशन की है, वाइल लूप की है, और कौन सी लाइन ऑफ कोड जो है वो इनर वाइल लूप की है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड को प्लस इक्वल 1 कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि सेकंड में आप 1 को ऐड कर दें। और ये हम इसलिए करते हैं, मैंने आपको बताया था वाइल लूप के लेक्चर में, ताकि हमारे पास वाइल लूप जो है वो इनफाइनाइटली रन ना हो। अब सेकंड 2 हो जाएगा, दोबारा से प्रोग्राम का कंट्रोल इधर इनर वाइल में ही आएगा, इधर चेक होगा वाइल सेकंड में अब क्या वैल्यू है, 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू। तो अब दोबारा हमारे पास इस प्रिंट स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा। मिनट में अभी भी वही 1 है, ठीक है, हमने सिर्फ सेकंड को चेंज किया है, सेकंड 1 से हमारे पास 2 हो गया है, मिनट हमारे पास चेंज नहीं हुआ, मिनट वही 1 है। तो मिनट हमारे पास यहाँ पे दोबारा से 1 प्रिंट होके आएगा और सेकंड में 2 प्रिंट होके आएगा। सेकंड दोबारा से इंक्रीमेंट होगा तो सेकंड 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 + 1 3। प्रोग्राम का कंट्रोल दोबारा से वाइल में जाएगा, वाइल सेकंड इज लेस देन, सेकंड में क्या वैल्यू है, अब सेकंड में हमारे पास वैल्यू है, इसको क्रॉस कर दे आप, सेकंड में हमारे पास वैल्यू है 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू। मिनट में वही 1 है तो प्रिंट होके आएगा 1 और सेकंड में प्रिंट होके आएगा 3। सेकंड दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, जब दोबारा से इंक्रीमेंट होगा तो 3 के बाद हमारे पास 3 + 1 4 आ जाएगा। यहाँ दोबारा कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू। तो फिर हमारे पास ये दोबारा से ये स्टेटमेंट रन होगी, मिनट 1 है, वही मिनट को हम अभी चेंज नहीं कर रहे, और सेकंड में हमारे पास 4 आ गया है। सेकंड दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 की जगह 5 आ जाएगा और फिर से इनर वाइल की तरफ प्रोग्राम का कंट्रोल बढ़ेगा और कंडीशन चेक होगी कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस 5 इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है। दोबारा से ये लाइन रन होगी, मिनट में हमारे पास वही 1 आएगा और सेकंड में हमारे पास 5 आएगा। अब जब सेकंड इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगा, दोबारा से जाके कंडीशन चेक होगी, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, नो इट इज रॉन्ग, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा, इनर वाइल लूप, इसका ये ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल हमारे पास इस वाइल इनर वाइल से बाहर निकल आएगा। तो जैसे ही कंट्रोल बाहर निकलेगा तो बाहर क्या लिखा हुआ है, मिनट प्लस इक्वल्स 1, कि मिनट को आप बाय 1 इंक्रीमेंट कर दे तो मिनट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मिनट में अभी मौजूदा वैल्यू क्या है, 2 है। अब प्रोग्राम का कंट्रोल वापस से इधर आएगा, ठीक है, इस आउटर वाइल लूप पे आएगा। आउटर वाइल लूप में ये चेक होगा कि कंडीशन मिनट की ठीक है या नहीं। मिनट में हमारे पास मौजूदा वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, सो दिस कंडीशन इज ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये जो इनर सारा जो कुछ भी है ये हमारे पास रन होगा। तो अब सेकंड में हमारे पास वैल्यू थी 6, क्योंकि हम इसको यहाँ पे लास्ट में एक बार इंक्रीमेंट कर चुके थे और यहाँ पे कंडीशन देख चुके थे जो कि फॉल्स आ रही थी, लेकिन सेकंड में हमारे पास वैल्यू थी 6, ठीक है, लेकिन वो चूंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो इसलिए हमने उसको लिखा नहीं, लेकिन इसको लिखना चाहिए कि यहाँ पे अब मौजूदा वैल्यू सेकंड की 6 है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेकंड में जो भी वैल्यू है उसको आप हटा के 1 कर दे तो सेकंड में जो भी वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी बाय 1। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड दोबारा से 1 हो गया है। वाइल लूप दोबारा से इनर वाइल लूप 5 टाइम्स रन होगा, ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसमें 1 है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी और फिर 5 हो जाएगी लास्ट में। फिर जब ये इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो मिनट दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा। मिनट में मौजूदा वैल्यू थी 2 और 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे हमारे पास मिनट की वैल्यू आ जाएगी 3। आउटर वाइल लूप में जाके कंडीशन चेक होगी, वाइल 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, इट इज फॉल्स। तो मतलब ये कि जैसे ही आउटर वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो पूरा जो हमारे पास इनर इसका ब्लॉक है वो रन नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब हम इसको आउटपुट करके देखते हैं, आप इसका आउटपुट देखें, मिनट 1 सेकंड 1, मिनट 1 सेकंड 2, मिनट 1 सेकंड 3, इसी तरह मिनट 1 सेकंड 5 और फिर मिनट 2 के लिए भी यहाँ पे सारा आपको मिनट 2 नजर आ रहा है मिनट में और सेकंड जो है वो चेंज हो रहा है, 5 तक जा रहा है। अगला टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट्स, बहुत ही इजी है।
The break statement is used to exit a loop completely when a certain condition is met. ब्रेक स्टेटमेंट को हम लूप्स में यूज करते हैं, ठीक है। कब यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हमारा लूप ज्यादा रन ना हो, जैसे ही हमें अपनी डिजायर्ड वैल्यू मिल जाए तो हमारा लूप मजीद रन करना स्टॉप कर जाए। इस एग्जाम्पल को आप देखें, जैसे कि अगर आपको 4 चाहिए हो, ठीक है, आप चाहते हैं कि जैसे ही इस लिस्ट में 4 आ जाए तो फिर मेरा लूप रुक जाए, मेरा लूप मजीद रन ना हो, तो हम क्या करते हैं कि फॉर नम इन नंबर्स हम एक फॉर लूप लगाते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि इफ नम इक्वल इक्वल 4, अगर हमारे ये नम जो है ये इस नंबर्स के सीक्वेंस से, इस नंबर्स के लिस्ट से वैल्यू लेता रहेगा हर बार, तो जैसे ही इस नम की, इस वेरिएबल की वैल्यू 4 की इक्वल हो जाए तो फिर आप प्रिंट कर लें फाउंड नम। नम में क्या वैल्यू आएगी? 4 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन में कह रहे हैं कि जब नम 4 हो। स्टॉपिंग द सर्च, और आप सर्च को, अब हम सर्च को स्टॉप कर रहे हैं और फिर ब्रेक कर दें। इस ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर आप मजीद आगे मत जाएं, मतलब मजीद इन वैल्यूज को चेक ना करें, 5 और 6 पे ना जाए, मजीद लूप को आइट्रेट मत करें। नॉर्मली तो अगर हम आइट्रेशन करेंगे फॉर लूप के जरिए, इस फॉर नम इन नंबर्स के जरिए, तो फिर हमारे पास ये 6 तक रन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, तो जब तक लास्ट एलिमेंट रीच ना हुआ हो तब तक ये रन होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब हमने इसके लिए एक कंडीशन रख दी है कि जब नम 4 की इक्वल हो जाए तो फिर आप स्टॉप कर जाएं, आप ब्रेक कर जाएं, आप मजीद लूप को रन ना करें, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, मतलब सबसे पहले नम को जो वैल्यू मिलेगी वो 1 होगी, तो 1 इज इक्वल टू 4, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मतलब ये इफ का ब्लॉक रन ही नहीं होगा, ये सारा का सारा स्किप हो जाएगा, ये अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ आएगा? इधर आएगा, प्रिंट चेक नम इट्स नॉट द टारगेट, ठीक है। तो सबसे पहले नम में अब यहाँ पे क्या वैल्यू है? 1 है, तो यहाँ पे आएगा चेक 1 इट्स नॉट द टारगेट। अब दोबारा से कंट्रोल इधर फॉर में आएगा, सेकेंड टाइम इसको वैल्यू मिल रही होगी 2, तो फॉर 2 अब यहाँ पे दोबारा ये कंडीशन चेक होगी कि 2 इक्वल्स 4, नो इट इज फॉल्स, तो दोबारा से ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये स्किप हो जाएंगी और डायरेक्टली हमारे पास प्रिंट पे कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पे ये लिखेगा चेक 2 इट्स नॉट द टारगेट। इसी तरह 3 के लिए अब जब 4 आएगा तो 4 के लिए यहाँ पे होगा कि जब इस नम को 4 की वैल्यू मिलेगी तो ये कंडीशन चेक होगी 4 इक्वल्स 4, तो ये ट्रू हो जाएगी। अब जब ये ट्रू हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल इस इफ के ब्लॉक के अंदर एंटर होगा। यहाँ पे ये प्रिंट करेगा फाउंड, और नम में इस वक्त क्या वैल्यू है? 4 है, फाउंड 4, और आगे ये प्रिंट कर देगा स्टॉपिंग द सर्च, और फिर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रेक करने का मतलब एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे अब मजीद जो है ये मजीद नंबर्स को चेक नहीं करेगा, मतलब 5 और 6 को ये चेक नहीं करेगा। आप इसका आउटपुट देख लें, ये हमारे पास 4 देखें, इसने 1 को भी चेक किया, इसने 2 को भी चेक किया, 3 को भी चेक किया। जैसे ही इसको 4 मिल गया तो इसने अपनी सर्चिंग रोक ली और ब्रेक कर गया, ठीक है, एग्जिट कर गया, प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। तो ब्रेक का ये फायदा है कि आप अनइंटेंशनल आइट्रेशन से बच जाते हैं। आपको जो डिजायर्ड वैल्यू जैसी ही मिल जाती है तो आप आइट्रेशंस स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है कि द लूप चेक्स ईच नंबर व्हेन नम इक्वल्स 4, द ब्रेक स्टेटमेंट इज ट्रिगर्ड एंड द लूप एंड्स इमीडिएटली। कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट के ऑपोजिट है। कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट क्या करता है कि एक खास आइट्रेशन को स्किप कर देता है। कैसे? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू वांट टू स्किप नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इन अ लिस्ट। ये हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट है 1 से लेके 10 तक, और आप चाहते हैं कि मेरे पास हर नंबर प्रिंट होके आए सिवाय उस नंबर के जो कि 3 पे डिविजिबल हो, ठीक है। तो 3 पे डिविजिबल क्या है? एक 3 है, डिविजिबल का मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 आए। इसी तरह हमारे पास 6 भी 3 पे डिविजिबल है, 3 2s are 6, 9 भी 3 पे डिविजिबल है, 3 3s are 9।
तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी, इसमें मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा उसमें ना तो 3 होगा, ना ही 6 होगा और ना ही 9 होगा, क्योंकि ये तीनों नंबर्स 3 पे डिविजिबल हैं। इसका लॉजिक हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं, हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं फॉर नम इन नंबर्स, ठीक है। नम को सबसे पहले वैल्यू मिलेगी 1 की। अब हम एक कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे कि इफ नम मॉड्यूलस 3 इक्वल 0, मतलब कि नम को 3 पे डिवाइड करो और उससे रिमाइंडर 0 आए, मतलब कि पूरा पूरा डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो 3 पे, तो फिर आप क्या करें, प्रिंट करें, ये स्टेटमेंट प्रिंट करें कि स्किपिंग नम, मतलब जो नम यहाँ पे है, ठीक है, उसको यहाँ पे आप स्किप, एक मैसेज दे दे स्क्रीन पर कि हम इस नंबर को स्किप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3, और कंटिन्यू कर लें, ठीक है। मतलब इसके बाद वाली आइट्रेशंस को आप कंटिन्यू रखें। जैसे 3 को आपने स्किप कर दिया तो आप 4 पे जाएं डायरेक्ट, 3 को ना करें। यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रिंट प्रोसेसिंग नम। तो अब क्या होगा, सबसे पहले नम को 1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 1 मॉड्यूलस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 1 3 पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अब ये हमारे पास ये पूरा इफ ब्लॉक जो है ये रन होगा ही नहीं। जब ये रन नहीं होगा तो फिर कंट्रोल जो है वो इस लाइन पे आएगा, इफ ब्लॉक से बाहर आएगा। इफ ब्लॉक से बाहर लिखा है कि प्रिंट प्रोसेसिंग नम, मतलब प्रोसेसिंग 1 नम में, क्योंकि इस वक्त वैल्यू क्या है 1। अब दोबारा से कंट्रोल इस आउटर फॉर में जाएगा, यहाँ पे लिखा है फॉर 2 इन नंबर्स। अब नम को क्या वैल्यू मिल रही होगी, 2 मिल रही होगी। ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, 2 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो ये दोबारा से फॉल्स हो जाएगी और ये पूरा ब्लॉक रन नहीं होगा। हमारे पास डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होके हमारे पास स्क्रीन पे आएगा प्रोसेसिंग 2, ठीक है। नम में 2 है। अब 3 की बारी है, नम को इस वक्त वैल्यू मिल रही होगी 3। अब ये कंडीशन चेक होगी, 3 मॉड्यूलस 3 इक्वल 0, यस ट्रू, बिकॉज 3 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। अब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ ब्लॉक के अंदर लिखा है स्किपिंग, और नम में इस वक्त मौजूदा वैल्यू क्या है 3 है, स्किपिंग 3 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3। और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू का मतलब कि मतलब आपने इसको तो स्किप कर दिया लेकिन अब आप आगे चलते ही जाएं। अब इसको हम प्रिंट एफ प्रोसेसिंग नम को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का मतलब है स्किप द रेस्ट ऑफ दिस आइट्रेशन, कि इस आइट्रेशन के लिए ये जो प्रिंट है, ठीक है, ये तो इस फॉर की आइट्रेशन में लिखा हुआ, फॉर के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये तो हर नंबर के लिए ये लाइन प्रिंट होके आएगी। लेकिन जब यहाँ पे हम कंटिन्यू लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो रेस्ट ऑफ द कोड लिखा हुआ है इस फॉर के अंदर आप उसको स्किप कर दें, तो ये प्रिंट, ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी और कंट्रोल हमारा डायरेक्टली फॉर पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा नम में, तो 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये कंडीशन दोबारा से फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रिंट प्रोसेसिंग 4। तो यहाँ पे ये प्रिंट, ये प्रोसेसिंग जो वाली लाइन जो है ये 1 के लिए भी डिस्प्ले होगी, 2 के लिए भी होगी, 3 के लिए नहीं होगी, क्योंकि 3 के लिए इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और इफ ब्लॉक में कंटिन्यू लिखा है, तो इस कंटिन्यू का मतलब है कि इसके बाद जो भी लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई हैं उसको आप स्किप कर दें और डायरेक्टली वापस से फॉर लूप पे चले जाएं। 4 के लिए भी ये प्रोसेसिंग नम वाली लाइन प्रिंट होगी, 5 के लिए भी होगी, 6 के लिए नहीं होगी। जिस तरह के 3 के लिए मैंने बताया, 6 के लिए भी सेम रीजन है। 7 के लिए भी प्रोसेसिंग नम वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, 8 के लिए भी होगी, 9 के लिए नहीं होगी क्योंकि वो डिविजिबल बाय 3 है और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके लिए। 10 के लिए भी प्रोसेसिंग नम वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे अब आप देखें, ये देखें, सबसे पहले प्रिंट होके आ रहा है प्रोसेसिंग 1, प्रोसेसिंग 2, फिर आ रहा है स्किपिंग 3 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3, और इसके बाद चाहिए था कि ये हमारे पास प्रिंट होके आता प्रोसेसिंग 3, नम में 3 वैल्यू जब होती, लेकिन इस कंटिन्यू की वजह से ये लाइन स्किप हो गई है। इसी तरह 4 प्रोसेसिंग 5, सेम आप आउटपुट देखें जिस तरह मैंने बताया है, सेम वही लिखा हुआ है। लास्ट में एक असाइनमेंट है आपके लिए, इसमें आपको कोई एज सच कोडिंग असाइनमेंट तो नहीं दी गई,
आपने पिछले जितने भी मॉड्यूल्स पढ़े हैं उन सब के आपने प्रैक्टिस करनी है। उसमें जितने कोड एग्जांपल्स हैं वो सब आपने सॉल्व करने हैं। आप इसके अलावा वेब पे सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। कल से हम इंशाल्लाह एक इंटायरली न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बिल्कुल बेसिक्स थे, ठीक है। अब जो इसके बाद टॉपिक्स होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के, उसमें ये सारे टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज होते जाएंगे, वो इंटरनली इसमें यूज होते जाएंगे। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, ताकि इन पे आपकी कमांड स्ट्रांग हो। थैंक यू वेरी मच।